गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलिटी के लेक्चर को हम थर्ड फेज पे लेकर चलते हैं। आज हम समझने जा रहे हैं कि किस प्रकार से भारत या पूरे ग्लोबल पर्सपेक्टिव में संविधान के कंसेप्ट का विकास हुआ। देखिए, भारत की अगर हम बात करें तो किसी भी राजनैतिक तंत्र का उद्देश्य होता है न्याय करना। न्याय का अर्थात होता है जस्टिस। अंग्रेजी में हम उसे जस्टिस बोलते हैं, हिंदी में हम उसे न्याय कहते हैं। भारत का संविधान बनने से पहले, भारत में ब्रिटिश रूल आने से पहले, भारत के फेजेस को दो अलग अलग टाइम फ्रेम में हम समझ सकते हैं। एक टाइम फ्रेम को हम प्राचीन भारत कहते हैं और दूसरे टाइम फ्रेम को हम मध्यकालीन भारत कहते हैं। प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में रूल ऑफ लॉ जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था, अर्थात कानून के नियम के जैसी कोई बात नहीं थी। वहाँ राजतंत्रिक मूल्य ज़्यादा थे और राजतंत्र में न्याय करने का जो आधार था वो कोई कानूनी किताब, एग्जाम्पल के तौर पे आज के संविधान की तरह की कोई किताब ना होकर, कोई रूल ऑफ लॉ ना होकर के धार्मिक आधार हुआ करते थे। उदाहरण के तौर पे प्राचीन काल में जब केवल हिंदू धर्म का डोमिनेंस चला, उस दौर पे ऋग्वेद के आउटलाइनर्स को लेकर के हमारा न्याय हुआ। जब 712 एडी के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और मुस्लिम शासक बन गए तो कुरान और हदीस जैसी धार्मिक किताबें न्याय का आधार बनी। जब मैं यहाँ कह रहा हूँ कुरान या हदीस तो इसका कोई कारण है, क्योंकि छत्तीसगढ़ पीएससी में पूछा हुआ है कि हदीस क्या है, तो उत्तर लिया है इस्लामिक कानून। तो आप इस चीज को देखते चलेंगे साथ साथ में। न्याय का प्राचीन आधार रूल ऑफ लॉ ना होकर के मान्यताएं थी, और न्याय करने वाला राजा जो था, राजा के जो शब्द थे या मध्यकाल में बादशाह के जो शब्द थे वो न्याय का आधार थे। कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में राजा या बादशाह की स्थिति कानून से ऊपर थी। उसके मुख से निकला हुआ न्याय चैलेंजेबल नहीं था, या राजा का दिया हुआ जस्टिस अगर होल हार्टली एक्सेप्टेड ना भी हो तो उस व्यवस्था के अंतर्गत चैलेंज नहीं किया जा सकता था। भारत में मध्यकाल की समाप्ति के आगे चल करके हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, उस बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी का ओरिजिन क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी एक यूरोपियन कंपनी है, यूरोप से आई कंपनी है। और यूरोप वह कॉन्टिनेंट है जहां डाइची नाम के एक थॉट थिंकर ने रूल ऑफ लॉ को जब प्रपोज किया तो रूल ऑफ लॉ को अपने सिस्टम में एक्सेप्ट यूरोपियंस ने किया, और वहां पर पहले कानून के शासन का विकास हुआ। कानून के शासन का विकास होने से यह है कि राजा जो है उसको कानून के नीचे रखा गया। अगर डाइसी को और एरिस्टोटल को अगर आप पढ़ते हैं तो वो कहेगा कि न्याय करना राजा का अधिकार तो होगा, लेकिन राजा जो है वो स्वयं कानून के नीचे होगा। और भारत की मान्यताओं को अगर आप कंपेयर करते हैं, मध्यकालीन मान्यताएं और प्राचीन मान्यताएं, तो यहाँ राजा जो था, राजा के शब्द जो होते थे वो न्याय होते थे। यूरोप के पॉलिटिकल सिस्टम में पहले तो काफ़ी एक डार्क फेज चला। यूरोप में बहुत पहले ब्लैक डेथ आया। ब्लैक डेथ आने के बाद वहां पर बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन हुए। ब्लैक डेथ से पहले वहां के लोग धर्म के ऊपर अंधाधुंध विश्वास करते थे, लेकिन जब ब्लैक डेथ हुआ, बहुत बड़ी पॉपुलेशन, जैसे आज आप कोरोना देखते हैं, यूरोप में काफ़ी पहले उस तरीके से ब्लैक डेथ फैला था और एक बड़ी पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। तो वहाँ के लोगों ने उसके बाद तर्क की बातें शुरू की। जब लॉजिक्स की बात आई तो लॉजिक के आधार पर पूरे यूरोपियन कंट्रीज में, छोटे छोटे मुल्कों में लॉजिक के आधार पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को हिंदी में हम कहते हैं औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट के छोटे छोटे देशों में भी उसने पैर पसारा। उनका प्रोडक्शन बढ़ा, और उनका प्रोडक्शन बढ़ने से, क्योंकि पॉपुलेशन तो उनके पास था नहीं, तो उन्हें बाजार की ज़रूरत महसूस हुई।
और बाजार की जरूरत के लिए वहां पर न्यू सी रूट को खोजने की होड़ शुरू हुई। मतलब लॉजिक से साइंटिफिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से अचानक से प्रोडक्शन बढ़ना। लेकिन अगर आप 100 यूनिट का प्रोडक्शन बना रहे हैं और आपकी जनता 35 यूनिट खपा रही है, 65 यूनिट आप अतिरिक्त बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको बाजार की जरूरत है। तब नए समुद्री मार्ग की खोज में आप जानते हैं कि 1498 में पुर्तगाली वास्को डिगामा भारत पहुंचा। वास्को डिगामा का भारत आना एक छोटी सी घटना दिखती है, लेकिन इसने एक बड़े सिलसिले को शुरू कर दिया। एंटायर यूरोपियन कंट्री को मैं इस तरीके से बना रहा हूं, यूरोप से एशिया के लिए एक होड़ शुरू हुई, और इस होड़ में 5 देश थे। मुख्यतः इसमें 5 देश थे जो भारत के बाजार के ऊपर अपना कंट्रोल चाहते थे कि वो जो प्रोड्यूस करें उनका प्रोडक्शन यहाँ खप सके। कारण था कि यहाँ जनसंख्या थी, कारण था कि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी। कॉटन से अगर भारत में हम वीविंग करते तो हम दिन में 10 यूनिट बना सकते थे, लेकिन उस समय का ब्रिटेन या उस समय का मैनचेस्टर की अगर आप बात करें, क्योंकि उनके पास भाप के इंजन थे और एक टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, तो उनका प्रोडक्शन एक दिन में 1000 रुमाल बनाने की शक्ति रखता था। लेकिन उस 1000 रुमाल को खपाने के दृष्टिकोण से इन 5 यूरोपियन कंट्रीज में आपसी होड़ हुई, और ये 5 यूरोपियन कंट्रीज भारत पहुंची। 5 यूरोपियन कंट्रीज भारत पहुंची तो यूरोपियन कंट्रीज के पास क्या क्या चीज था? इसके पास 2 चीजें थी, एक सामान बेचने के लिए और एक वो थॉट प्रोसेस जिसमें रूल ऑफ लॉ था। इसको समझना है, रूल ऑफ लॉ था। मतलब वे उस देश से आ रहे थे जहां लगभग 300-400 साल से वो ये समझ रहे थे कि राजा जो है वो कानून के नीचे है, और रूल ऑफ लॉ डाइची ने सबसे पहले थिंकर के तौर पे प्रपोज किया, और भी थर्ड थिंकर्स ने इस चीज को आगे बढ़ाया। रूल ऑफ लॉ और नया बना सामान लेकर के जितनी कंट्रीज आई, उसमें भारत की जमीन पर 2 मेजर कॉम्पिटिटर्स हुए, फ्रांस की कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन, जिसे यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है। हम फोकस करेंगे ब्रिटेन के ऊपर। ब्रिटेन की कंपनी जब भारत आती है तो ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं, ये जो 4 डेट हैं, इन डेट पे फोकस करना बहुत आवश्यक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन यूरोप के कॉन्टिनेंट से आती है, ब्रिटेन देश से आती है, और भारत आते समय 1599 में वहाँ की महारानी एलिजाबेथ, जब वहाँ पे महारानी थी एलिजाबेथ और भारत में मुगल शासक था अकबर, तो उस समय अकबर के समय वहाँ की रानी से परमिशन लेकर ये भारत ट्रेवल करने निकलते हैं। मर्चेंट ऑफ द एडवेंचरर इनका ओरिजिनल नाम था, और आगे चल करके इन्होंने नाम रखा अपना ईस्ट इंडिया कंपनी, बिकॉज दे वेयर ट्रेवलिंग टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर देयर ट्रेड पर्पज से पहले अकबर के दरबार में पहुंचते हैं, इन्हें परमिशन नहीं मिलता। 1600 AD वो साल था जब ये भारत आए। धीरे धीरे जब जहांगीर मुगल बादशाह बनता है, तब इन्हें 1608 में यहाँ पर सूरत में कोठी बनाने का परमिशन मिल जाता है, व्यापारिक पैर जमाने का अधिकार मिल जाता है। कंपनी मुगलों के दौर में औरंगजेब के बाद बहुत तेजी से अपने आप को बढ़ाने लगती है। अगर आप देखें कि 1600 AD में जो कंपनी भारत पहुंची, यहाँ से 157 साल जोड़ेंगे तो भारत की राजनीतिक दृष्टिकोण में जैसे जैसे मुगल कमजोर होते जाते हैं औरंगजेब के बाद, कंपनी अपने आप को उठाने का एक प्रयास करने लगती है। कंपनी जब अपने आप को उठाने का प्रयास करने लगती है तो इसको कुल मिला करके मुगलों के कमजोर दौर में मौके मिलते हैं। कुल मिला करके 157 साल के बाद एक युद्ध होता है जिसे बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है। प्लासी के युद्ध के बाद एक और ब्रेक थ्रू आता है जिसे बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है। ये इतिहास के विषय हैं, केवल मैं जस्ट एक छोटा मेंशन कर रहा हूं ताकि आप समझें कि कंपनी कैसे आई और उसका संविधान के विकास से किस प्रकार से कंट्रोल इंटर रिलेशन है।
बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, जिस युद्ध के बाद कंपनी को बहुत मेजर अधिकार प्राप्त हुए। कंपनी को एक ट्रीटी करनी थी और उस ट्रीटी के लिए रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटेन से वापस बुलाया गया, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव को ही भारत में ब्रिटिश सत्ता का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ही 1757 का बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था। रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटेन वापस जा चुके थे। 1764 में जब हेक्टर मुनरो ने बैटल ऑफ बक्सर को जीता, तो क्लाइव को यूरोप से या क्लाइव को ब्रिटेन से वापस बुलाया गया। 1764 से उसको 1 साल लगा वापस आने में। 1764 से ट्रैवल करता हुआ वो पहुंचा 1765 में, और 1765 में भारत के हारी हुई शक्तियां, जिसमें उस समय का मुगल बादशाह शाह आलम II भी शामिल था, शाह आलम द्वितीय भी शामिल था, के साथ मिलकर एक संधि हुई 1765 में, जिसे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहा जाता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद एक ऐसी ट्रीटी थी जिसने भारतीय राजाओं और भारत के उस समय के सिस्टम की पूरी कमर तोड़ दी। और ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक ट्रैवलर कंपनी थी, जो मात्र एक व्यापारिक कंपनी थी, उसे यह अधिकार मिल गया कि भारत के बंगाल प्रांत में वो राजस्व वसूल सकती है। प्रशासन चलाना वहां के नवाब का काम होगा, लेकिन जितने भी पैसे आएंगे वो सारा का सारा पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन के खाते में जाएगा। ये शुरुआती दौर था। जब इस बात को थोड़ा पीछे जाके देखते हैं तो 1600 AD में एक व्यापारिक परिमिशन लेकर के कंपनी भारत पहुंचती है। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1764 बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर के बाद एक बड़ी सफलता थी। एक ट्रीटी करने की जरूरत थी जिससे पूरी तरीके से भारत की कमर तोड़ी जा सके। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन ने भारत के ऊपर 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को थोप दिया, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद बंगाल, जो भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था, में पूर्णतः राजस्व लेने के अधिकार कंपनी के लोगों को मिल गए। इससे क्या परिवर्तन हुआ? 1765 से लेकर के 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से लेकर के 1772 तक ब्रिटेन में बैठे लोगों ने इस दौर को लूट ऑफ बंगाल कहा। जॉन सॉल्विन करके एक अंग्रेज इतिहासकार है जो कहते हैं कि ये वो दौर था जब ब्रिटिश सिस्टम या कंपनी का सिस्टम एक फोम की तरह काम कर रहा था। गंगा के तट से सारी अच्छी चीजों को निचोड़ देता था और थेम्स के तट पर लाकर उन्हें दे देता था। 1765 से लेकर के 1772 तक के पीरियड को लूट ऑफ बंगाल कहा, और इस लूट ऑफ बंगाल का या बंगाल की लूट का दूसरा पहलू यह हुआ कि जब एक कोई छोटा सा भी अधिकारी या कर्मचारी भारत में रहता 2 साल 3 साल या 5 साल के लिए और वो ब्रिटेन वापस जाता, तो वहां के पार्लियामेंटेरियन से भी अधिक संपत्ति उसके पास होती। इस चीज के ऊपर ब्रिटेन की पार्लियामेंट और रानी की नजर पड़ी और वहां पर एक कमेटी गठित की गई कि कंपनी को जो अधिकार भारत की टेरिटरी में दिए गए हैं उनके ऊपर एक कमेटी बिठाई गई, और 1772 की बनाई इस कमेटी को लॉर्ड नॉर्थ कमेटी कहा जाता है। लॉर्ड नॉर्थ कमेटी ही वो कमेटी थी जिस कमेटी ने इस बात को पाया कि द कंपनी इन इंडियन टेरिटरी नीड्स टू बी रेगुलेटेड। ये चित्र 1772 के उस रिपोर्ट को पुटअप करने का रिपोर्ट है, जब लॉर्ड नॉर्थ इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रख रहे हैं और वहीं पर पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि कंपनी नीड्स टू बी रेगुलेटेड इन इंडियन टेरिटरी, और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत भेजा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को भारत के संवैधानिक विकास का
कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का पहला सीढ़ी कहा जाता है। पहला सीढ़ी अर्थात अगर हम इस तरीके से सीढ़ियां बनाएं और अंत में यहां पे हम लिखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ये जो कंप्लीट यात्रा है, इस यात्रा का ये जो पहला सीढ़ी है, ये सीढ़ी है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने भारतीयों को रेगुलेट करने के लिए नहीं भेजा था, अपितु ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन जो यहाँ व्यापार करने आई थी रानी का परमिशन लेकर, उसको रेगुलेट करने के दृष्टिकोण से भेजा गया एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो अगर आपको सवाल पूछे कि भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में पहली सीढ़ी किसे माना जाता है, आप कहेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगर आपको सवाल पूछे कि वो कौन सी कमेटी थी जिसने ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये रेकमेंड किया था, तो आप आंसर देंगे लॉर्ड नॉर्थ कमेटी। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, अगर इस हेडिंग को हम देखें तो ये भारत के संविधान के विकास के यात्रा को दिखाती है, जर्नी को दिखाती है, जिसमें पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने भारत की टेरिटरी पे ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक व्यापारिक कंपनी थी लेकिन बन गई एक राजनीतिक कंपनी, और यहां आकर के राजनीति में शामिल हो गई और एक समय के बाद भारत की सबसे शक्तिशाली संस्था बन गई। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने इसको रेगुलेट करने के लिए पहला एक्ट भेजा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद आता है चार्टर एक्ट का सीरीज। जब हम कहते हैं सीरीज मतलब ये एक नहीं है। चार्टर एक्ट पहला आया था 1793 में, उसके बाद आया 1813 में, उसके बाद आया 1833 में। कुछ भी याद नहीं करना है, जब याद करने का समय आएगा मैं बताऊंगा, मेंशन कर रहा हूं। लास्ट आता है 1853 में। चार्टर शब्द का अर्थ होता है आज्ञा पत्र, पूछा हुआ सवाल है। चार्टर का अर्थ होता है आज्ञा पत्र। ब्रिटेन की पार्लियामेंट कंपनी को हर 20 साल में, जैसे परमिट रिन्यू होता है हर 5 साल 10 साल में ड्राइविंग लाइसेंस, उसी प्रकार से इस आज्ञा पत्र को हर 20 साल में रिन्यू करता था ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इसी रिन्यूअल के आधार पर ही कंपनी भारत में अपना शासन कर सकती थी। हर साल के रिन्यूअल में कितने वर्ष का इनको समय मिल जाता था? 20 साल का, और 20 साल कंपनी फिर से अपना शासन सामान्य तौर पे करने लगती थी। लगातार 20-20 वर्ष का समय दिया गया, लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में, ध्यान देंगे 1853 के चार्टर एक्ट में ये नहीं बताया गया कि समय सीमा क्या है, अर्थात 20 साल के टाइम पीरियड का कोई मेंशन नहीं था, जो एक प्रकार का इंडिकेटर था कि किसी भी समय ब्रिटेन का पार्लियामेंट कंपनी का व्यापार भारत में पूरी तरीके से समाप्त कर सकती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट और क्राउन को एक बहाने की जरूरत थी, और वो बहाना मिल गया 1857 की क्रांति के रूप में। जो रिवोल्ट हुआ, उस रिवोल्ट के बाद क्राउन ने और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। इसलिए 1857 को एंड ऑफ कंपनी रूल और 1858 से स्टार्ट ऑफ रूल ऑफ क्राउन भी कहा जाता है, अर्थात रानी के शासन की शुरुआत होती है 1858 से। और बीच का ये जो पीरियड है, क्या कारण था कि ऐसा हुआ? तात्कालिक कारण के तौर पे आप 1857 की क्रांति को वो कारण समझ सकते हैं जिससे ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने कंपनी के शासन को पूर्णतः समाप्त कर दिया, और यहाँ पे कौन सा रूल लगा दिया? रूल ऑफ क्राउन को पुटअप कर दिया। जब रूल ऑफ क्राउन पुटअप हुआ तो पहले जो चार्टर एक्ट्स आया करते थे उनकी जगह नए प्रकार के कानून आने लगे। उनका नाम अलग था और प्रशासन चलाने का तरीका भी बदल गया। उनका नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट्स, ICAC।
और इन इंडियन काउंसिल एक्ट में आया जो पहला एक्ट था दैट वाज 1858। इसकी एक कंप्लीट सीरीज है, लेकिन मेजरली मेंशन करना होगा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसे आप मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। मेजरली मेंशन करना होगा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919, जिसे आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पॉलिटिकल कंटेक्स्ट के लिए या हमारी पॉलिटी के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1935, ICA 1935। माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपको कभी सवाल पूछे कि भारत के संविधान का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है, तो आप आंसर देंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1935। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1935 एक इतना विस्तृत डॉक्यूमेंट था कि लगभग आज भी जो हमारे पास संविधान है, उस संविधान के 70% कंटेंट इसी किताब से लिया गया है या इसी एक्ट से लिया गया है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1935 बहुत मायनों में भारतीयों को अधिकार देने की बात भी करता है। इसके बहुत से क्लॉज थे, लेकिन एक यहाँ पर मेंशन करना आवश्यक है कि 1935 के इस अधिनियम ने 1935 के इस इंडियन काउंसिल एक्ट ने भारत में कंपनी के जाने के बाद वहाँ के वायसराय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फ्रॉम ब्रिटेन के कोऑर्डिनेशन में भारतीयों के लिए लार्ज स्केल पर इलेक्शन कराने की बात कही। 1935 के इस एक्ट के आने के बाद लार्ज स्केल पर इलेक्शन हुए 1937 में, और 1937 में हुए इन इलेक्शन से कांग्रेस की सरकार बहुत सारे प्रांतों में बनी जो 2 साल तक फंक्शन करती रही। ये 2 साल मैं कुछ कारण से बोल रहा हूं, जो 2 साल तक फंक्शन करती रही 1937 से लेकर के 1939 तक। इन्हें काम करने का पार्लियामेंट्री एक एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को बिना परमिशन लिए या बिना पूछे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झोंक दिया गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्हें झोंक दिया गया तो 1939 में जिन प्रांतों में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनी थी, ऐसे लगभग 11 प्रांत थे, सभी ने इस्तीफा दे दिया। जब हम छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि पंडित रविशंकर शुक्ल की गवर्नमेंट ने भी 1939 में क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। इसको फिर से एक बार मैं ब्रीफली कहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के 2 पहलू हैं। एक जो कंपनी के समय हुआ, जिसकी शुरुआत होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, पिट्स का इंडिया एक्ट आता है, इसके बाद चार्टर की सीरीज आती है, चार्टर का अंतिम सीरीज आता है 1853, फिर 1857 की क्रांति हो जाती है, क्रांति के बाद एंड ऑफ कंपनी रूल हो जाता है, उसके बाद में आता है रूल ऑफ क्राउन। रूल ऑफ क्राउन में ICA आते हैं। ICA का अर्थ है इंडियन काउंसिल एक्ट। पहला इंडियन काउंसिल एक्ट था 1858 और अंतिम इंडियन काउंसिल एक्ट है 1935, विच इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात भारत के संवैधानिक विकास में रूल ऑफ लॉ का ओरिजिन यूरोप से निकला। रूल ऑफ लॉ के ओरिजिन को लेकर के 5 कंपनी भारत पहुंची। क्यों पहुंची? क्योंकि उनके पास इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बनाया हुआ अतिरिक्त सामान था। क्यों वहां पर प्रोडक्शन बढ़ गया? प्रोडक्शन बढ़ने का कारण था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। क्यों वहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने के कारण था साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, प्रोडक्शन बढ़ा, सी रूट्स की खोज हुई, भारत जैसे देशों तक पहुंचे। भारत में आने वाली कंपनियां थी 5, जिसमें डोमिनेटिंग हुई ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, अलग अलग फेज पे चलती है। इसका रूल समाप्त होता है 1857 की क्रांति के बाद। तब पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन पूरी तरीके से अपने हाथ में भारत का शासन ले लेता है और जो सीरीज यहां पर भेजता है कानून
नियम जो भारत को चलाने के लिए भेजता है उस सीरीज को कहा जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट्स। और उन इंडियन काउंसिल एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा जो एक्ट था दैट वाज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1935, जिसके बाद भारत में लार्ज स्केल पर प्रोविंशियल चुनाव हुए। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1937। 1937 में बनी सरकारों ने 1939 तक रूल तो किया, लेकिन 1939 में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 में भारत को अननेसेसरी झोंका गया। जब झोंक दिया गया तो जिन प्रांतीय सरकारों ने भारत के अलग अलग प्रांत में 1937 के इलेक्शन से सरकार बनाई थी, उन्होंने 1939 में अपना इस्तीफा दे दिया। और इस इस्तीफे के बाद मेजर कार्यवाहियां हुई। ब्रिटेन की पोजीशन को कमजोर देखते हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब आप वर्ल्ड वॉर 2 को स्टडी करेंगे तो अंतिम का फेज छोड़ करके बीच का एक ऐसा फेज आता है कि ब्रिटेन बुरी तरीके से डगमगा जाता है। भारत में बहुत सारी आज़ादी के प्रयास शुरू हुए, जिनमें एक बहुत बड़ा प्रयास था भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट में को दबाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने यहाँ के लीडर्स को, जो फ्रंट रो लीडर्स थे, इनको रातों रात अरेस्ट किया, जिसे ऑपरेशन जीरो आवर कहा जाता है। जीरो आवर में अरेस्ट हुए 1942 के लीडर्स 1945 तक जेल में रहे। 1945 वही वर्ष है जिस साल वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हुआ। उसके बाद भारत के नेताओं को छोड़ा भी गया, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। और उसके बाद ब्रिटेन में इलेक्शन हुए, जिससे लेबर पार्टी की सरकार आई और क्लीमेंट एटली वहाँ के प्रधानमंत्री बने। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने बताया है कि क्लीमेंट एटली और लेबर पार्टी का आइडियोलॉजी था कि भारत जैसे देशों को आज़ाद करना है। ग्लोबल प्रेशर भी था, परिस्थितियां भी ब्रिटेन के फेवर में नहीं थी कि भारत जैसे देशों को और अधिक समय तक अपना गुलाम बना के रख सके। क्लीमेंट एटली की सरकार भारत के आज़ादी के प्रयास के लिए या संविधान निर्माण के लिए एक कमीशन भेजती है, जिसे कहा जाता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के आने से भारत में संविधान निर्मात्री सभा बनती है और उसकी बैठक होती है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर 1946 और तीसरी 13 दिसंबर 1946। अल्टीमेटली 9 दिसंबर से 1946 से जो कहानी शुरू होती है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर पूर्णतः तैयार होता है और पूरी तरीके से लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे लेक्चर का पर्पस ये था कि वो कैसे फैक्टर्स थे जिन फैक्टर्स की वजह से भारत में रूल ऑफ लॉ पहुंचा। यहाँ पर उस चीज़ को मैं एक थोड़ा छोटा सा रिवीजन दे रहा हूँ। रिवीजन करके ये लेक्चर आपका समाप्त होगा। अगले लेक्चर में हम संविधान की किताब के अंदर जाएंगे, आर्टिकल्स को समझेंगे, पार्ट्स को समझेंगे और शेड्यूल्स को समझेंगे। सबसे पहले एंशिएंट इंडिया और मेडिवियल इंडिया में भारत में रूल ऑफ लॉ नहीं था। राजा ही न्याय करता था और राजा का न्याय सर्वोपरि था। अब यूरोप में रूल ऑफ लॉ विकसित होता है और रूल ऑफ लॉ विकसित होने के बाद वहां पर धीरे धीरे लॉजिक के आधार पर साइंटिफिक डेवलपमेंट्स होते हैं और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की वजह से ये कंपनियां बाजार खोजने निकलती हैं। मेजरली 5 कंपनीज निकलती हैं, जिनमें हमारे यहाँ 5 कंपनियां पहुंचती हैं और मेन डोमिनेटिंग फाइट 2 कंपनीज के बीच होती है, फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन डोमिनेटिंग निकलती है और 1757 से अपने हाथ में सारा पावर धीरे धीरे लेने लगती है। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1764 बैटल ऑफ बक्सर और 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटेन से बुलाया जाता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद 1765 से लेकर के 1772 तक के पीरियड को ब्रिटेन की पार्लियामेंट कहती है कि बंगाल का लूट है और बंगाल की लूट की वजह से पहला एक्ट आता है भारत के लोगों को कंट्रोल करने के लिए नहीं, कंपनी को भारत में कंट्रोल करने के लिए, जिसे कहा जाता है
रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, आगे चल करके इनका नाम हो जाता है चार्टर एक्ट्स। अंतिम चार्टर आता है 1857 में, 1853 में, जिसमें 20 साल का टाइम फेज नहीं बताया जाता। चार्टर शब्द का अर्थ होता है रानी का आज्ञा पत्र। इसके बाद रूल ऑफ कंपनी को एंड कर दिया जाता है जब 1857 की क्रांति हो जाती है और ब्रिटेन का पार्लियामेंट सारा रूल अपने हाथ में ले लेता है। नए आने वाले नियमों का नाम भी बदला जाता है जिन्हें कहा जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट। पहला आता है 1858 और डिसाइडिंग जो हमारे लिए तीन इंपॉर्टेंट है 1909 और 1935 का जो एक्ट आता है उसे कहा जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1935। ICA 1935 इज द मेजर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो पूरी तरीके से भारत में बड़े लार्ज स्केल पर परिवर्तन करती है। एक बड़ा परिवर्तन कि इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन में सरकार बनती है, 2 साल फंक्शन करती है। भारतीयों की सरकार 2 साल फंक्शन करती है 1937 से लेकर के 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 के कारण जबरदस्ती झोंके जाने की वजह से सारे प्रांतीय सरकारों का इस्तीफा होता है। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट होता है। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद भारतीय जितने लीडर्स होते हैं उनको 1945 तक जेल में रखा जाता है। 45 में वर्ल्ड वॉर 2 भी समाप्त हो जाता है। 45 में ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन होता है, क्लीमेंट एटली की सरकार आती है और लेबर पार्टी की ये सरकार भारत के संवैधानिक विकास के लिए यहाँ एक कैबिनेट मिशन भेजती है। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर, रिकमेंडेशंस के आधार पर भारत की संविधान सभा बनती है और फाइनली 9, 11 और 13 दिसंबर को 3 बैठकें 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को लिखकर पूर्णतः तैयार कर दिया जाता है और अंततः भारत जो है 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान जब पूर्णतः लागू कर देता है, तब हम एक फ्री कंट्री तो होते ही हैं, साथ ही हम एक रिपब्लिक होते हैं। रिपब्लिक का अर्थ है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, हमारा जो संवैधानिक मुखिया है, वो किसी परिवार से नहीं होगा, अपितु हमारा संवैधानिक मुखिया एक प्रक्रिया के तहत चुना गया होगा जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। धन्यवाद। आगे के लेक्चर्स कल कंटिन्यू करेंगे।